नमस्कार दोस्तों। हम जो बिहार स्पेशल की सीरीज कर रहे थे उसमें हमने हिस्ट्री कवर कर लिया था। उसके बाद हम ज्योग्राफी देख रहे थे। ज्योग्राफी में हमने जो शुरुआती ज्योग्राफी है उसमें स्थिति और जो उसकी लोकेशन होती है, साइज होता है, उसकी भूगर्भिक संरचना बिहार की वो कैसी है, वो सारी चीजें जान ली। उसके बाद हमने रिवर सिस्टम जाना, ड्रेनेज सिस्टम बिहार का कैसा है, वो सारी चीजें हमने जान ली। आज की वीडियो में हम बिहार की जो क्लाइमेट है वो देखेंगे। फिर उसके बाद बिहार की जो मिट्टी वेजिटेशन है और जो उसके रिजर्व होते हैं, जो सरकार की तरफ से वन संरक्षण के लिए या जीव संरक्षण के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, वो सारी चीजें हम बिहार की कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बिहार की जलवायु देखो, किसी भी जगह की जो जलवायु होती है वो कुछ कारकों पर डिपेंड करती है। एक जनरल इंफॉर्मेशन मैं हर ज्योग्राफी के वीडियो में थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन देता हूँ। जो जलवायु होती है वो कुछ कारकों पर डिपेंड करती है, या इसको बोलते हैं जलवायु के घटक। वो होते हैं टेम्परेचर, वो होते हैं रेनफॉल, और वो होते हैं जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी। इन्हीं सब कारकों पे किसी भी जगह की जलवायु डिपेंड करती है। अब देखो, इसी में अगर कुछ चेंज आता है किसी भी तरीके का, चाहे टेम्परेचर में चेंज आए, चाहे रेनफॉल या वर्षा में जो चेंज आ जाए, या ह्यूमिडिटी जो वहाँ की आर्द्रता होती है उसमें चेंज आता है, तब वहाँ की जो जलवायु होती है वो चेंज होती है। अगर ये चेंज किसी छोटे समय के लिए आता है, जैसे मान लो कि वीक के लिए या मंथ के लिए, इस तरीके का चेंज आता है, तो उसको हम मौसम कह देते हैं। अगर यही जो चेंज किसी भी चीज में, चाहे टेम्परेचर में, रेनफॉल में, ह्यूमिडिटी में, अगर 3-4 महीने का चेंज आता है, तब हम उसको सीजन या ऋतु कह देते हैं। और अगर यही चेंज 20-25 वर्षों का आता है, तब हम उस जगह की पर्टिकुलर चीजों को वहां की जलवायु बोल देते हैं। तो आप समझे कि अगर 2 से 3-4 महीने का अगर चेंज आता है, तो उसी का जो एवरेज होता है उसको हम ऋतु बोल देते हैं, उसी को सीजन बोल देते हैं। और अगर 20-25 वर्षों का जो योग होता है, जो एवरेज होता है इन सब में चेंज में, या रेन, ह्यूमिडिटी और जो टेम्परेचर है, उनका जो औसत होता है, उसी चीज को वहां की जलवायु बोल देते हैं। तो ये जलवायु का कॉन्सेप्ट होता है, ये आप समझ गए। अब देखो, इस तरीके से जो बिहार है ना, वो किस तरीके की जलवायु में आता है। जैसे मान लो मैंने आपको शुरुआती मतलब कि जब एक कॉन्सेप्ट बताया था उसमें ये बताया था कि देखो, ये पृथ्वी है हमारी, या ये विषुवत रेखा है, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, ठीक है, ये 23.5 डिग्री है, ये 66.5 डिग्री है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री है। देखो, इस तरीके से संरचना पृथ्वी की बनी हुई है। अब जो बिहार की संरचना है, या बिहार कहाँ से शुरू होता है, बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री से शुरू होता है और 27 डिग्री तक जाता है, ठीक है। तो अब देखो, ये 23.5 से तो शुरू नहीं है, ये तो 24 से शुरू है ना। तो जो हमारे पुराने एक जलवायु विशेषज्ञ थे या अरस्तु थे, वो हर चीज के विषय में बोल के गए हैं। तो अरस्तु ने इसका क्लासिफिकेशन 0 से 23, 23 से 66 और 66 से 90 के विषय में किया था। इसका ये जो क्लासिफिकेशन किया था वो किसने किया था? अरस्तु ने। और इसको इन्होंने बोला था कि 0 से जो 23.5 होगा इसको उष्ण बोल देंगे, और जो 23.5 से 66 होगा हम उसको मतलब कि शीतोष्ण बोल देंगे, और जो 66 से 90 डिग्री के बीच के क्षेत्र होंगे उनको हम शीत बोल देंगे, ठीक है। तो ये अरस्तु ने विभाजन किया था। तो इस हिसाब से बिहार की किस में आ जाता, ये तो शीतोष्ण में आ जाएगा। लेकिन जो हम्बोल्ट थे, न्यू ज्योग्राफर थे हम्बोल्ट, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस डिवीजन को और ज्यादा क्लासिफाई किया कि इतना मोटे मोटे क्लासिफिकेशन से किसी जगह की जलवायु की वास्तविक स्थिति का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इन्होंने क्या किया, 0 से 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में इस क्षेत्र को बोला कि जो 0 से 10 का होगा ना वो तो इक्वेटोरियल है, और जो 10 से 23.5 का होगा उसको बोला इन्होंने, मतलब कि वो इक्वेटोरियल बोला, और 10 से 23 को बोला इन्होंने ट्रॉपिकल, और 23 से 35 डिग्री को, 23.5 से 35 डिग्री को, 23.5 से 35 डिग्री के बीच की जो क्षेत्र है उनको इन्होंने बोला कि ये सब ट्रॉपिकल हैं, उपोष्ण हैं, ठीक है। तो ये आपने समझा। अब इस हिसाब से भारत की जलवायु की क्या, किस तरीके की, भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है ना, आप ये समझते हैं। तो इसी हिसाब से ये बोला गया कि बिहार की जो जलवायु होगी वो मानसूनी ही जलवायु होगी, उष्ण कटिबंधीय ही होगी। थोड़ा सा उसका हिस्सा जो शीतोष्ण में भी आता है, लेकिन ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी क्योंकि ये विषुवत रेखा के करीब है। और दूसरा, ये जो रीजन की बात आई ना, रीजन की बात इसलिए आई कि ये जो रीजन होगा, अगर हम बोल्ट के हिसाब से देखें तो ये उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, सब ट्रॉपिकल रीजन है। और ये जो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, लेकिन
सबसे अच्छा जो अगर ऑप्शन आएगा ना, वो आप मारेंगे कि आर्द्रता के आधार पर इसकी जो जलवायु है मॉइस्ट सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल या वेट सब ट्रॉपिकल या वेट, मतलब कि मानसूनी जलवायु, इस तरीके की मानसून क्लाइमेट इस तरीके का बोलोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो वर्षा होती है 125 सेंटीमीटर, पुराना जो आंकड़ा है वो 125 सेंटीमीटर का है, नया जो आंकड़ा है वो 112 सेंटीमीटर का है। तो आप यही बोलो कि बिहार की जलवायु ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट है। अगर इसमें वेट बोल दोगे तो वो और अच्छा ही वो हो जाएगा, मतलब ऑप्शन हो जाएगा। ड्राई इसलिए नहीं है कि अगर ड्राई का उसे कहा जाता जहां 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती। तो ये मोटा मोटा आप जान गए कि बिहार की जलवायु को कहा क्या जाता है। तो बिहार की जलवायु को बोला जाता है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट या उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगर इसमें वेट जुड़ जाएगा तो और अच्छा ऑप्शन बन जाएगा। रीजन कौन सा अगर सबसे अच्छा मानेंगे आप, तो आर्द्र उपोष्ण जलवायु, आर्द्रता के हिसाब से रीजन इसका सब ट्रॉपिकल रीजन होगा, क्योंकि हम्बोल्ट ने ऐसा बताया। ठीक है, ये आप पूरी तरीके से समझ चुके हो। एक चीज और है कि बिहार में जो है ना कॉन्टिनेंटल इफेक्ट पाया जाता है। देखो बिहार जो है बहुत ज्यादा जो है समुद्र के किनारे तो है नहीं, तो बिहार जो है समुद्र से, इसके बिहार की दूरी जो है समुद्र से ज्यादा है, यहाँ पे बिहार है। तो बिहार में कॉन्टिनेंटल इफेक्ट पाया जाता है, महाद्वीपीय टाइप की जलवायु पाई जाती है। इसका क्या मतलब है कि गर्मी भी पड़ेगी तो अतिशय गर्मी पड़ेगी, मतलब ज्यादा गर्मी होगी ज्यादा ठंडी होगी। जो इलाके समुद्र के किनारे होते हैं वहां पे सम टाइप का मौसम पाया जाता है, ना ज्यादा ठंडी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। तो बिहार में किस तरीके की जलवायु होगी, जाड़े के दिनों में बहुत ज्यादा मतलब कम टेम्परेचर हो जाएगा, और गर्मियों के दिनों में बहुत ज्यादा मतलब कि मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाएगी। इस तरीके की जलवायु बिहार में पाई जाती है। ठीक है, मोटा मोटा इस तरीके की चीजें समझ चुके हो आप। अब वर्षा किस तरीके की बिहार में होती है, जलवायु से ही तो वर्षा डिसाइड होती है। तो वर्षा किस तरीके से होती है ये भी समझ लो। पूरे भारत को जिस तरीके से हम पढ़ते हैं उसी तरीके से बिहार को भी पढ़ेंगे। बिहार को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि बिहार में गर्मी में किस तरीके की वर्षा होती है, ठंडी में, और मार्च जून जो महीना होता है उसमें किस तरीके से वर्षा होती है। थोड़ा सा इसलिए इस तरह का डिवीजन बांटा जिससे आपके दिमाग में चीजें स्पष्ट तरीके से बस जाएं। ठीक है, क्योंकि यही चीजें आप इंडिया की ज्योग्राफी में पढ़ते हो तब आपके दिमाग में चीजें स्पष्ट होती हैं। तो ये जो गर्मी वाला सीजन है ये जून से सितंबर तक चलता है, इस दौरान यहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, ये हम पहले पढ़ेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून वाला, मतलब कि इससे कैसे जो बिहार है वहां पे वर्षा होती है। तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून आपने खूब पढ़ा है कि भारत में मानसूनी वर्षा होती है, मतलब कि ये विंड का जो डायरेक्शन होता है, जो मानसूनी वर्षा जिसको हम कहते हैं दरअसल वो पर्वतीय वर्षा है। जहां पे पर्वत होते हैं मानसूनी हवाएं होती हैं। तो समुद्र से जो हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ आती है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, बहुत बंगाल की खाड़ी की तरफ आती है और बंगाल की खाड़ी की तरफ से मुड़ के वो बिहार की तरफ जाती हैं, और उन्हीं से मानसून से वही दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो केरल से एंट्री करता है, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून इसलिए बोलते हैं कि इसकी दिशा वहां से शुरू होती है। इसलिए इस मानसून से जो बिहार है वहां पे 80% वर्षा होती है। और नॉर्मल इंडिया में ये मानसून जो रहता है, मतलब कि रहता है 3 महीने तक, 100 दिन तक रहता है। लेकिन बिहार में ये 1 महीना एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि बिहार जो है थोड़ा सा बंगाल की खाड़ी के नजदीक हो जाता है, इस वजह से बिहार में 1 महीना ज्यादा वर्षा हो जाती है। जो 80% वर्षा बिहार की इसी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। आपको ये समझना है 1 महीना बिहार में मानसून ज्यादा रहता है। तो आप समझ गए ये चीजें। ठीक है, नॉर्मल छोटी छोटी ही बातें, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा नहीं जा रहा। आपको फैक्ट याद रखना है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है, उससे बिहार में 80% वर्षा 3-4 महीने के अंदर ही 1 जून से 10 अक्टूबर के बीच में हो जाती है। ठीक है, दूसरा और ट्रॉपिकल साइक्लोन से वर्षा, ये भी गर्मी में ही वर्षा होती है। जो आपने काल बैसाखी सुन रखा होगा, जून से सितंबर के मध्य होती है। कभी ये भी देखा गया कि एंड ऑफ जो मार्च होता है और बिगिनिंग ऑफ जो अप्रैल होता है, वहीं से ये वर्षा साइक्लोन की वर्षा शुरू हो जाती है, क्योंकि गर्मी वहां से बढ़नी शुरू होती है। देखो होता क्या है कि जो बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है, यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ बंगाल की खाड़ी और बिहार दोनों में देखोगे, और गर्मी का मौसम है, तो समुद्र का जो टेम्परेचर होता है, अगर नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है समुद्र का, वो औसत डिग्री मतलब कि 23 डिग्री का होता है। लेकिन जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो समुद्र का टेम्परेचर बढ़ता है, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन होगा समुद्र में। अगर वो 27 डिग्री तक पहुंच जाता है तो चक्रवात की दिशा, मतलब कि चक्रवात की दशा उत्पन्न हो जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ा तो इवेपोरेशन होगा। जब इवेपोरेशन का मतलब क्या है कि गेन ऑफ एनर्जी हो गया, उसमें एनर्जी हो गई, और जैसे वो ऊपर जाएगी तो उसमें जो लेटेंट हीट रहती है
उसको वो लूज करेगा, और जैसे ही लूज करता है तो कंडेंसेशन हो जाता है, रिलीज ऑफ एनर्जी हो जाती है, और उसकी वजह से नीचे क्या होता है कि लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और जब लो प्रेशर क्रिएट होगा तो उसी को घेरने के लिए बहुत सारी हवाएं आएंगी जो एक तरीके का चक्र बना देंगी, जिसको हम चक्रवात कहते हैं। इससे जब कंडेंसेशन होता है तो उसकी वजह से बारिश होती है, और बारिश जब होगी तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से बिहार की तरफ जो मतलब कि वर्षा की जो चक्रवात आएगा इस दिशा में डायरेक्शन में होगा, ये साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। तो इसकी वजह से बिहार में भी वर्षा होती है, और इस वर्षा को हम क्योंकि इसका प्रभाव उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तो होता है, और इसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा इन ये राज्य प्रभावित होते हैं। उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि ये उष्ण वाले टाइम पे, गर्मी वाले टाइम पे है, और इसकी दिशा ऐसी है तो इसको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं। इसी को काल बैसाखी इसलिए बोलते हैं कि चूंकि उस समय अप्रैल में होता है, अप्रैल को बैसाख का महीना कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम काल बैसाखी हो जाता है। स्पष्ट तरीके से आपके दिमाग में बसना चाहिए। और ये अगर न्यूजीलैंड वाले एरिया में होती है तो इसी तरीके की उसको हम नॉर्वेस्टर कह लेते हैं। तो ये आप समझ चुके हैं कि काल बैसाखी या जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उससे बिहार में कैसे वर्षा होती है। दूसरा जो गर्मी मतलब कि गर्मी में जो वर्षा होती है, दूसरी चीजें आप यहाँ पे समझ चुके हैं। अब आओ ठंडी वाली वर्षा। देखो, जो मतलब कि मैंने दक्षिणी पश्चिमी मानसून बताया, इससे तो वर्षा हो गई। एक वर्षा जो इधर से मतलब कि जब यही मानसून लौटने लगता है, बिहार में मानसून लौटेगा भी तो मानसून मानसून जब लौटने लगता है तो बिहार यहाँ पे है, तो मानसून जो लौटता है वो बंगाल की खाड़ी की से होते हुए सीधे सीधे निकल जाता है। और बिहार वाले जो, जैसे ये बिहार है, ये भारत का नक्शा है, मान लो कि यहाँ पे बिहार है, ये बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ हिमालय से टकराने के बाद ये मानसून वर्षा लौटती है, तो ये बंगाल की खाड़ी की तरफ से होते हुए आती है, बिहार की तरफ से तो आती नहीं है। तो बिहार में लौटते हुए मानसून से वर्षा नहीं होती, या जो नॉर्थ ईस्ट मानसून इसको बोलते हैं, या नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ये हवाएं आती है इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं, या लौटता हुआ मानसून बोलते हैं। तो बिहार में इससे वर्षा नहीं होती क्योंकि इसमें जलवाष्प तो होता नहीं। अब ये बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करता है, लेकिन हवा की दिशा बंगाल से सीधे बिहार की तरफ नहीं होती, लौटते समय बंगाल से सीधे निकल आती है तमिलनाडु की तरफ। तो तमिलनाडु में, अंडमान निकोबार में, इन जगहों पे यहाँ से वर्षा होती है, और बिहार में इससे वर्षा नहीं होती क्योंकि इसमें जलवाष्प होता ही नहीं है, और दूसरी इसका डायरेक्शन भी बिहार की तरफ नहीं होता है। तो आप समझ गए, ये साउथ वेस्ट मानसून समझ गए, नॉर्थ ईस्ट मानसून समझ गए, इससे वर्षा नॉर्थ ईस्ट मानसून या लौटते हुए मानसून से बिहार में वर्षा नहीं होती है। इसी, और ये ठंडी में होता है। गर्मी में जो मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, और फिर ठंडी के समय में भारत में जब हाई प्रेशर बन जाता है तो हवाएं लौटते हुए समुद्र की तरफ जाती है, क्योंकि समुद्र में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और गर्मी के टाइम पे जो बिहार जैसे राज्य हैं या मतलब इंडिया है, वहाँ पे लो प्रेशर रहता है, तो समुद्र की तरफ से हवाएं आती हैं जिसको हम मानसून विंड बोलते हैं। तो इतना खांचा आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए। देखो, अब आता है पश्चिमी विक्षोभ का कॉन्सेप्ट, जो अक्टूबर से मार्च के बीच में होता है। इससे भी बिहार में वर्षा होती है। बिहार में इससे वर्षा कैसे होती है? पश्चिमी विक्षोभ का क्या मतलब है कि जब ये तो ये ठंडी वाला समय रहेगा, ठंडी वाला समय रहेगा तो टेम्परेचर कैसा रहेगा? लो रहेगा। तो वैसी जगह, और ठंडी वाला समय इधर जो क्या कहते हैं समुद्र वाला एरिया है, वहां से हवाएं आ नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे ठंडी वाला एरिया है। तो इस दौरान बारिश कहाँ से होगी? तो तुलनात्मक रूप से जो मेडिटेरियन वाला हिस्सा होता है, वहां से जेट स्ट्रीम के थ्रू, जो जेट स्ट्रीम ऊपर की तरफ चलती है, वहां से जो हवाएं आती है, तो जो भारत का नॉर्थ वाला एरिया है, पंजाब से लेते हुए असम तक पूरा सीधे सीधे, क्योंकि यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, तो इसलिए वहां से जो हवाएं आती हैं वो थोड़ी सी मतलब कि कंपैरिजन में गर्म होती हैं, और ये बिहार की जो ये हवाएं या नॉर्थ इंडिया की जो हवाएं हैं, ये कंपैरिजन रूप से थोड़ी ठंडी होती हैं। तो जब दोनों का मिश्रण होता है तो एक फ्रंट बनता है, और उसकी वजह से बारिश होती है। तो बिहार में इससे भी बारिश होती है। इसी को बोला जाता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ, क्योंकि ये मेडिटेरियन सी से उस तरफ से आता है, इसलिए इसको पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। और ये जनवरी से फरवरी इस टाइम पे कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो और ये जो फ्रंट बनता है, इसी को हम ये शीतोष्ण चक्रवात बोलते हैं, शीतोष्ण चक्रवाती वर्षा भी बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया, उत्तरी बिहार में इससे वर्षा होती है। और इम्पोर्टेंट बात है कि उस समय ठंडी का सीजन रहता है, तो जो हमारी रबी की फसल होती है उसके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है ये। तो आपको दिमाग में ये वाली चीजें भी बैठ गई। अब और लास्ट एक होता है कि मार्च जून में क्या होता है कि कभी अचानक से अगर टेम्परेचर राइज हो, ये स्थानीय जैसा होता है, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो जाता है, तो जैसे टेम्परेचर राइज होता है किसी स्थानीय जगह का, बहुत पूरे
पूरे मतलब कॉन्टिनेंट का नहीं, किसी स्थानीय जगह का, कोई लोकल जगह है वहां पे अगर टेम्परेचर किसी वजह से बढ़ जाता है तो एयर राइज हो, या एयर राइज होगा तो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन से होगा तो टेम्परेचर लो हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा और बारिश हो जाएगी। लेकिन ये कब होगा? ये आफ्टरनून होगा, मतलब कि दोपहर के बाद होगा, सुबह नहीं होता है। और ये जो वर्षा होती है, कि ये आम की फसल होती है उस टाइम पे, मार्च उसमें पहुंचते समय, तो ये मार्च जून में होती है ये वर्षा। तो इसकी वजह से ये जो आम की फसल होती है या आम के जो पेड़ होते हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होती है। तो इसलिए, और ये इसको बोलते हैं मैंगो सावर। जो चक्रवाती वर्षा होती है या जो चक्रवात से जो वर्षा हुई ना, वो अच्छी नहीं होती इसके लिए, आम के लिए, तो वो तो विनाशकारी होती है। लेकिन ये जो संवहनिक वर्षा होती है, कन्वेक्शनल रेन होती है, ये ग्रीष्मकाल की शुरुआत में होती है और बहुत तेज इसमें वर्षा नहीं होती है, आराम आराम से ही वर्षा होती है, दोपहर के बाद वर्षा होती है। और ये मैंगो सावर के नाम से जानी जाती है क्योंकि आम की फसल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो देखा आपने बिहार में, और ये चक्रवात से पूर्व वर्षा होती है, इसके बाद ही चक्रवात आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम उधर शुरू हो जाता है, वो मतलब कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने शुरू हो जाते हैं बंगाल की खाड़ी में। तो आपने स्पष्ट तरीके से पूरा खांचा समझा कि बिहार की जलवायु क्या है, बिहार में किस तरीके की वर्षा होती है। कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं रहना चाहिए, मैंने स्पष्ट तरीके से आपको बता दिया। मोटा मोटा याद रखना कि बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। बिहार में जो वर्षा होती है उसको वो 112 सेंटीमीटर की होती है। आर्द्रता के आधार पर जो बिहार की जलवायु होगी, आर्द्र उपोष्ण जलवायु होगी, मॉइस्ट सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा। इतना तो याद कर सकते हो ना। ये तो हो गई बिहार में वर्षा, क्योंकि अगर पूछ लिया तो आपको बताना पड़ जाएगा, क्योंकि पीटी से सिर्फ काम नहीं चलता, आगे भी अगर पूछ ले कि बिहार में किस वजह से सबसे ज्यादा वर्षा होती है तो आप ये तो बता पाओगे ना, इसलिए ये बताया जाता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें आप समझ चुके हो। ये भी मैंने बिहार में सवाल देखा है कि कोपेन के हिसाब से बिहार की जलवायु क्या है, तो कोपेन के हिसाब से बिहार की जलवायु CWG है। CWG का क्या मतलब होता है? CWG का मतलब, जी से तो हो जाता है गंगा टाइप की क्लाइमेट, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जी का मतलब है गंगा टाइप क्लाइमेट या गंगा के मैदान के तुल्य जलवायु। ठीक है, तो ये जो गंगा के स्पेशल एक जलवायु है, गंगा के मैदान की तुल्य जलवायु भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब CWG क्यों बोलता है? ये कोपेन एक जर्मनी के ज्योग्राफर थे, ये इन्होंने पूरे दुनिया की जलवायु का वर्गीकरण किया। उसमें इन्होंने ये बताया कि जो बिहार वाला एरिया है वहां पे गंगा का मैदान है, तो इसी वजह से यहाँ की जो जलवायु होगी उसको हम CWG बोलेंगे। CW में सी का क्या मतलब होता है? सी का मतलब होता है कि जहां पे विंटर का जो तापमान है वो 18 डिग्री से कम रहे, और ये तापमान जो है 5 महीने तक कम से कम बना रहे। यहाँ पे शीतकालीन वर्षा कम हो, ये ऐसे बिहार में पाया जाता है। ग्रीष्मकालीन वर्षा ज्यादा हो, और ये वर्षा ग्रीष्मकाल में हो। आर्द्रता का परसेंटेज ग्रीष्मकाल में ज्यादा हो, तो इसी तरीके की तो बिहार में वर्षा पाई जाती है। तो इसी ये हो गया सी का मतलब। डब्ल्यू का जो मतलब होता है, मतलब कि विंटर में, या विंटर में रेनफॉल, समर में रेनफॉल नहीं, विंटर में रेनफॉल। तो ये भी आप समझ चुके, मतलब कि समर में रेनफॉल, विंटर में रेनफॉल नहीं, ये डब्ल्यू का मतलब होता है। और जी का मतलब होता है गंगा के मैदान की तुल्य जलवायु। इसकी वजह से कोपेन यहाँ की जलवायु को, और लैटिट्यूड जो होता है ये 30 डिग्री के आसपास का ही होता है। तो ये भी सब कुछ, सब जितनी दशाएं कोपेन ने बताई वो सब बिहार के लिए मैच करती हैं। इसलिए बिहार के लिए जो मतलब कि कोपेन है, उन्होंने कहा कि बिहार की जलवायु जो है ना वो CWG टाइप की है। आपके दिमाग में घुसा? ठीक है, अब जो यही, और इसी को उष्ण शीतोष्ण भी बोल देते हैं। इन्होंने ये भी बताया, एक जगह ये भी हमको फैक्ट देखने को मिलता है कि कई लोग कह देते हैं कि बिहार की जो जलवायु है, ये दक्षिणी बिहार की जलवायु जो उष्णकटिबंधीय है, और जो उत्तरी बिहार की जलवायु वो उष्ण शीतोष्ण है। मोटा मोटा आपसे इस तरीके का नहीं पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा CWG। अगर AW भी पूछा जाता है दक्षिणी बिहार के विषय में तो आप ये भी बोल देते हैं, क्योंकि बिहार की जो अक्षांशीय स्थिति वो 24 डिग्री से शुरू होती है, 27 तक जाती है। तो नीचे का जो बिहार है वो उष्ण क्षेत्र में आ जाता है, ऊपर के बिहार जो होता है वो थोड़ा सा शीतोष्ण क्षेत्र में आ जाता है। इसकी वजह से ऐसा बोल देते हैं कि बिहार की जो नीचे पार्टी के जो दक्षिणी बिहार है वहां की जलवायु AW है, और जो ऊपर की जलवायु है वो CWG है। तो आपको मोटा मोटा दोनों याद रखना है, कुछ भी पूछ लेगा तो आप बता पाओगे। तमिलनाडु की जो जलवायु होती है उसको AS टाइप का बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे शीतकालीन वर्षा होती है। तो आप ये चीजें समझ चुके हैं। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, कि एल नीनो होता है, अब एक ला नीना होता है। इसका क्या मतलब होता है आप कमेंट करके बताओ, मैं ही बता देता हूँ। देखो, एल नीनो का मतलब है कि वर्षा होगी, मतलब एल नीनो का मतलब है कि रेनफॉल नहीं होगा। तो रेनफॉल नहीं, एल नीनो से हमारे यहाँ सूखा पड़ जाता है। और जब ला नीना होगी, मतलब कि ये सब बाद में बताऊंगा मानसून के टाइम पे, और ला नीना का मतलब है कि रेनफॉल होगी। ठीक है, तो ये आप समझ चुके हो।
मोटा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कभी पूछ ही लेता है। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं ला नीना और एल नीनो में। ठीक है। अब छोटी सी बात एक और बची है कि बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। देखो, अगर मैं बिहार का मैप बनाऊं तो इस तरीके का ही बिहार का मैप बनता है। अब भाई मैं एक लाइन बता के निकल सकता था कि बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ किशनगंज में होती है और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में होती है, ये भी बता के निकल सकता था ना। लेकिन एक लॉजिक अगर ना बताओ तो चीजें याद नहीं रहती हैं, और कभी अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप उसका जवाब नहीं दे पाते हो। देखो, ये जो किशनगंज एरिया है, अगर यही बिहार है और भारत का मैप बनाओ तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी बनती है। तो बंगाल की खाड़ी के नजदीक होने से यहाँ पे ये किशनगंज एरिया सबसे ईस्ट का एरिया है बिहार के। और ये किशनगंज जो है ये वर्षा के अभिमुख क्षेत्र में पड़ता है। अभिमुख का मतलब है विंडवर्ड एरिया में, जहाँ हिमालय के करीब भी है। और दूसरा कारण ये है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसून हवाएं है ना, उनके मार्ग में पड़ता है। तो इस वजह से ये किशनगंज का जो एरिया है, पर यहाँ पे मानसूनी वर्षा होती है बहुत ज्यादा। यहाँ पे पर्वत भी है, इसकी वजह से यहाँ टकराती है हवाएं। और यहाँ पे बिहार जो किशनगंज का एरिया है वहां पे जो मानसूनी वर्षा होती है, और बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा यही किशनगंज वाले एरिया में होती है। ठीक है। दूसरा एरिया होता है औरंगाबाद। औरंगाबाद क्या है कि ये विंड वर्ड एरिया में पड़ जाता है। यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था ये वाला एरिया, ये दक्कन का पठार या छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा है। ये है विंध्यन के पठार का हिस्सा। तो यहाँ से जो हवाएं भी आएंगी तो इसको ये रोक लेता है, और इधर से जो हवाएं आती है ये विंध्यन वाला क्षेत्र रोक लेता है। तो जब दोनों रोक लेंगे तो ये वाला एरिया जो औरंगाबाद का क्षेत्र है वो विंडवर्ड एरिया में, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, लीवर्ड एरिया, मतलब कि विमुख क्षेत्र में पड़ जाता है, रुकावट वाले क्षेत्र में पड़ जाता है। जिसकी वजह से जो औरंगाबाद है वहां पे बारिश सबसे कम होती है। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, इधर से ये रोक दे रहा, इधर से ये रोक दे रहा, तो ये बीच का जो क्षेत्र है वहां पे वर्षा सबसे कम हो जाती है। इसकी वजह से औरंगाबाद सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र बनता है, और बिहार का जो किशनगंज एरिया है वो सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र बनता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बिहार की जो पूरी तरीके से क्लाइमेट होती है उसका पूरा डिटेल तरीके से बता दिया। इसके बाद भी अगर कंफ्यूजन रहती है तो मैसेज करके आप पूछ सकते हो। और इस नंबर पे 9667305679, इस नंबर पे आप मैसेज करके व्हाट्सअप करके पीडीएफ ले सकते हो, सामने रख के आप पढ़ लेना। ठीक है। और ये सारी क्लासेज आप हिंदी मीडियम नाम का यूट्यूब चैनल होगा वहां पे देखेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन होता है इससे रिलेटेड तो आप मैसेज करके, कॉल करके, कहीं किसी भी टाइम पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।